हैरान ना हो ज्यादा, आपने रफ्तार की वीडियो पर ही क्लिक किया और मैं मौजूद ही हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अभी तक नींद ही नहीं आ रही। सर में दर्द हो रहा है शदीद और सुबह ऑफिस भी टाइम पर पहुंचना है। फैमिली व्लॉगिंग पर काम कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, दिमाग खराब हो गया। लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं होने दूंगा। यू नो ना, वी आर द मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज। और ये फैमिली व्लॉगिंग इस वक्त हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा मरज है, कैंसर की तरह सरायत करता जा रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैंने सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस देखी जिनमें फैमिली व्लॉगर्स पर लानतान की गई है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोई बीमार होता है तो उसे कोसते नहीं, गाली देकर कोने में नहीं फेंक देते, गंदा नहीं समझते, बल्कि उसका इलाज करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए मिलकर इस बढ़ते हुए कैंसर का इलाज करते हैं। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूं यार। लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहना पड़ेगा क्या? फॉलोअर तो मियां खलीफा के भी अच्छे खासे हैं यार। वो भी कोई वीडियो वो इवन शाउट आउट दे देगी या ईद मुबारक आपको कह देगी, उसपे भी 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। आपको देख के एक हसद भी होती है और एक ख्वाहिश भी पैदा होती है कि यार काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। 5 से 15 साल के बच्चों की एक्सपेक्टेशन तो यही बनती है कि यूट्यूबर बनना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। फैमिली व्लॉगर से ज्यादा हमें कटहरे में खड़ा करना चाहिए वालिदैन को। आप पब्लिक में मास्क लगा के घूमोगे, मैं नहीं मास्क लगा के घूमता। मैं बाइक पे भी जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में भी आता हूँ। मुझे पता मुझे कोई रोकेगा तो सलाम करेगा, गाली नहीं देगा। मैंने दाल चावल खाया या मैंने कोई 2-2.5 लाख रुपए की कोई फैंसी चीज खाई, तो आपको भी पता है कि ज्यादा क्लिक्स किस पे आएंगे। जब आप पढ़ लिख कर ये सब चीजें आते हो ना, तो वो एक अंदर का इंसान जो है ना, आपको फिर एफर्टलेस कंटेंट बनाने से रोकता है। वो चीजें दिखाते हैं कि यार देखो हम 22-22, 23-23 साल के हैं, हमने ये अचीव करनी है। इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर डेली करोड़ों लोगों को फैमिली व्लॉग्स देखने तो करोड़ों लोग गलत हैं या फिर हमारा माशरा ऐसा है। डकी भाई ने कहा था व्लॉगिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में भी साल तक खत्म हो जाएगा। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम, आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। कराची के एक शॉपिंग मॉल में अचानक हंगामा होने लगा। एक लड़के और उसकी बीवी को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कभी ये लड़का भागकर जान छुड़ाता और कभी पलटकर लपकता। गोरे चिट्ठे कंची आंखों वाले इस लड़के को आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, शाम इदरीस। मगर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो किस्सा पारीना हो चुके। इंपॉर्टेंट है वो लोग जो उन पर और उनकी वाइफ पर हमला कर रहे थे। कौन थे ये थी वो ब्रिगेड जो डकी भाई ने बनाई थी। अब गालियां सुनकर फैन बनने वालों से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। खैर, कसूर इन फैंस का नहीं था। जो प्रोग्रामिंग उनके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल की गई वही आउटपुट था। लेकिन फिर एक दिन डकी भाई ने रोस्टिंग छोड़ दी। ये अच्छी नहीं, आपके और मेरे लिए बुरी खबर थी, लेकिन ना आप समझ सके ना मैं, क्योंकि डकी भाई ने रोस्टिंग छोड़कर शुरू की फैमिली व्लॉगिंग। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। ये आपके लिए क्यों खतरे की घंटी थी समझे भाई? जब डकी भाई रोस्टिंग करते थे तो उनसे गालियां बड़ी उम्र के लड़के लड़कियां सीख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी तो उनकी टारगेटेड ऑडियंस 5 से 15 साल के बच्चे थे। यानी रोजाना डकी भाई, रजब बर्ड, मुआज सफदर, सिस्ट्रोलॉजी और पता नहीं कौन कौन आपके घरों में घुसकर आपके बच्चों को पोल्यूट करते रहे और आपको खबर भी ना हुई। हम मिलेनियल्स के दौर में जब पूछा जाता था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता था डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई पायलट। लेकिन इस जनरेशन जेन ज़ी और जेन अल्फा यानी आपके बच्चों का स्टैंडर्ड ये सेट हो गया है। मुझे ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर कौन है? डकी भाई। तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बहुत बड़ा यूट्यूबर। मेरा जो फेवरेट फैमिली ब्लॉगर है वो है बेसिकली डकी भाई। रजब फैमिली। सौरभ ये किधर का है? इंडिया। जर्नी और एम्पायर वाइटिंग। ये पाकिस्तानी इंडियन है? कौन है? पाकिस्तानी है। बड़े होके क्या बनना है? मेरा वीडियो संभालूंगा। शामिर बड़ा होके क्या बनेंगे? ब्लॉगर। असल में बच्चों की ये वीडियोस आप लोगों ने ही सेंड की हैं, जो गुज़िश्ता दिनों हमने रफ्तार के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपसे रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी। अच्छा, मसला ये है कि रफ्तार के मोस्ट सब्सक्राइबर्स या उनके बच्चे फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, इसीलिए मुझे और भी जगहों से सर्वे इकट्ठे करने पड़े, बल्कि फिजिकली भी सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 5 से 15 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगिंग ही देखते हैं। क्यों और इससे उन्हें क्या नुकसान है, अभी बताता हूं।
इमेजिन करें जब आप 10-11 साल के थे तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मैं एक दिन लंदन जाऊंगा, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, मेरे पास एक दिन होंडा सिविक होगी, तो वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि यार देखो हम 22-22, 23-23 साल के हैं, हमने ये अचीव करनी है। तो इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये फिनोमेनॉन आपको इस्टेब्लिश्ड कारोबार में भी नजर आता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उसने 80s 90s के अंदर फ्लैशी बिजनेस करके, दिखावे का कारोबार करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। 5 से 15 साल के बच्चों की एक्सपेक्टेशन तो यही बनती है कि यूट्यूबर बनना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। आप ऐसी अमेजिंग लाइफ जीते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारी अपनी ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं और बेतहाशा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आई थिंक इसमें यूट्यूबर्स का या फैमिली व्लॉगर्स का इतना कसूर नहीं है। क्या 5 से 15 साल के बच्चे अगर इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं तो उनके माँ बाप किधर हैं? क्या ये सारी जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे नहीं आती? और मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे क्रिटिसाइज 5 से 15 साल के बच्चे या अगली जनरेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं किस मुंह से बोलूँ? मैं कौन सा बड़ा गोल्डन जनरेशन से आता हूँ जहाँ पे हमने मुसन्निफ़ों की बड़ी इज्जत की, क्रिकेट के अलावा एथलीट्स की इज्जत की, अदीब की इज्जत की। हमारी कोई जनरेशन भी कोई बहुत गोल्डन जनरेशन नहीं है। बच्चे वही देखते हैं जो उनको ईजिली एक्सेसिबल होता है। तो इसमें पेरेंट्स को ज़्यादा माइंडफुल होना चाहिए कि 5 से 15 साल के बच्चे क्या देख रहे हैं, रादर देन कि आप पूरे यूट्यूब को बोलें कि आप ये क्या बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2020 से पहले तक पाकिस्तान में 7 से 10 हजार यूट्यूब चैनल थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये ग्रोथ बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई है, ये भी बताता हूं। लेकिन अभी ये समझिए कि इन 25,000 में अक्सरियत उन यूट्यूब चैनल्स की है जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। मगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले सिर्फ 10 चैनल्स ही होंगे। फिर बाकी सब अपनी फैमिलीज को लेकर क्यों ट्राइयां मार रहे हैं? कौन है ये भी डिटेल में समझाता हूं। मगर अभी बात करेंगे उन फैमिली व्लॉगर्स की जिनके पास बड़ा सब्सक्राइबर नंबर है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इन फैमिली व्लॉगर्स को अपने कांधों पर बोझ क्यों फील नहीं होता। सुना है स्पाइडरमैन से, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके पास फॉलोअर्स का एक बड़ा नंबर है जिसे ये बहुत कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, कोई कंटेंट बेच सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो फैमिली व्लॉगर्स एक ही चीज बेच रहे हैं, अपनी प्राइवेसी की बात कर, आपकी प्राइवेसी के अंदर कुछ प्राइवेसी की बात कर, वो तो जीरो है, जीरो। तो भाई आपकी तो छोटी सी दुकान है, प्राइवेसी बेचकर तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई और व्यूज में भी आपसे आगे है। लोगों को लग रहा है कि अगर मेरे पास, इसके पास 1 मिलियन फॉलोअर है तो ये बेस्ट है ये अपने काम में, क्योंकि फॉलोअर तो मियां खलीफा के भी अच्छे खासे हैं यार। वो भी कोई वीडियो वो इवन शाउट आउट दे देगी या ईद मुबारक आपको कह देगी, उसपे भी 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। और वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन है उसका। मगर हाँ, वो इंडस्ट्री अपने कुफुर में सच्ची है। जो कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं। आप चिलमन के पीछे खड़े हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ताकि तय कर लिया जाए ना कि आपका कंटेंट 18+ है, 5 से 15 साल के बच्चे ना देखें। मगर प्रॉब्लम ये 18+ तो इनका कंटेंट देखते ही नहीं है। या मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपकी वीडियोस में खवातीन होती हैं या बाकी कंजर्वेटिव जो एतराज उठाते हैं, मैं उसकी तायद नहीं कर रहा, हरगिज नहीं। वो आपका और आपके घर का मामला है, यकीन कीजिए मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा एतराज तो कुछ और है। वो बताने से पहले जरा देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। अभी यूट्यूब नहीं आया था, ये ब्लॉगिंग का दौर था। ऐसे में एडम कॉन्ट्रास्ट वो पहला बंदा था जिसने फील किया कि उसे अपनी जिंदगी के लम्हात की वीडियो बनाकर ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पब्लिश करनी चाहिए। और इस तरह पहली बार किसी ने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग के बजाय वीडियो की शक्ल में व्लॉग पब्लिश किया। और ये कोई यूं ही चलते फिरते वीडियो बनाकर नहीं डाल दी गई, बल्कि इसका एक मकसद था, और वो ये कि एडम अपने दोस्तों को आगाह करना चाहते थे कि वो लॉस एंजेलिस के लिए रवाना हो रहे हैं। बहरहाल 2005 में दुनिया के पास वीडियो देखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा था। जी हाँ, जिस पर आज आप मुझे भी देख रहे हैं। यूट्यूब आने के 3 साल बाद पहली बार किसी को ख्याल आया कि क्यों ना फैमिली के साथ गुजारा गया पूरा दिन शूट किया जाए और उसे यूट्यूब पर पब्लिश कर दिया जाए। ये थे अमरीकी शहरी शेकार्ड बटलर, जिन्होंने शेटार्ड्स नाम से दुनिया का पहला फैमिली व्लॉगिंग चैनल बनाया, जिसमें शेकार्ड बटलर अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ डेली रूटीन व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इन्हें पाकिस्तानी व्लॉगर से रिलेट करके अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अमेरिका से चलने वाली हवा ने भारत को अपनी लपेट में लिया और उसे हवा बनाकर पाकिस्तानियों ने अपने तन से लपेट लिया। अब यहाँ पे बाज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में सबसे पहले शाम इदरीस ने अपनी वाइफ के साथ ऐसी वीडियोस बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो स्क्रिप्टेड प्रैंक वगैरह हुआ करते थे, जो भी था कंटेंट था यार। लेकिन फिर मार्केट में टिकटॉक आया। कोई चलकर दिखा रहा था, कोई नाच कर, कोई गा कर। नहीं, नाचना गाना तो फिर भी टैलेंट है। पता नहीं कुछ कर रहे थे वो टिकटॉक पर। शुरू में तो यूट्यूबर्स ने इन टिकटॉकर्स को कुछ ऐसे देखा, ये क्या है? लेकिन अब ये डिजिटल कहानी नए मोड़ पर आ गई थी। दरअसल टिकटॉक पर अकाउंट बनाना इंतहाई आसान था। बस यस यस करते जाओ। नहीं, यस सर नहीं, वो कहने से तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यस यस करने से टिकटॉक अकाउंट बनते हैं। तो इस तरह टिकटॉक ने हर तबके के फर्द की डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री के लिए दरवाजा खोल दिया। ना उम्र की कैद थी, न सरहद की हद। हर उम्र का, हर गांव का बंदा टिकटॉक पर अपनी मर्जी का कंटेंट देख रहा था। मगर यहां बस नहीं होती, क्योंकि सिर्फ देखने का नहीं, यहां तो वीडियो बनाने का ऑप्शन भी मौजूद था। आपने वो मिसल सुनी है, जैसे मुंह वैसे थप्पड़। जिसके पास जो था वो दिखा रहा था। कोई चलता गया, आज तक चलता जा रहा है। कोई जिस्म दिखा रहा था और कोई जुबान। पाकिस्तानी टिकटॉक पर सब दिखा रहे थे सिवाय टैलेंट के। हालांकि दुनिया में ये सब नहीं होता, वहां अच्छा कंटेंट भी बनाया जाता है, टैलेंट शो करते हैं यार। मगर यहां वीवर क्रिएटर बन गया था। टिकटॉक ने ये चीज आके ये एक बैरियर खत्म किया कि भाई देखो, आपको कोई वीडियो क्रिएट करने के लिए कोई बड़ा कैमरा की जरूरत नहीं है, आपको एडिटिंग मशीन्स नहीं चाहिए, और म्यूजिक तो मैं दे ही रहा हूँ, लिपसिंग कर लो। तो लोगों ने वो करना स्टार्ट किया। तो जो आपका यूजर था वही क्रिएटर बनना शुरू हो गया। तो जब वो क्रिएटर बनना शुरू हुआ तो उसको ना एथिक्स का पता था, मीडिया एथिक्स का, क्योंकि वो तो बेसिक आदमी था ना। वो तो मतलब वो यूजर था, वो देखते देखते एकदम उसको समझो मैं फिल्म देखने आया हूँ, एकदम मुझे कोई कैमरे पे खड़ा कर दे कि चल तू भी कर ले एक्टिंग। जब उन्होंने वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू की तो बहुत सारी उनको डूज एंड डोंट्स नहीं पता थे। तो बस वो चूंकि यूजर ही थे, वो जो देखना चाह रहे थे वही वो बना रहे थे, तो उन्होंने वो बनानी शुरू कर दी। मगर असल कहानी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये सब हरकतें करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर इनका डोपामिन लेवल तो बढ़ रहा था। वैसे डोपामिन क्या है आप मेरी इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि व्यूज लेने पर डोपामिन तो मिल रहा था, मगर पैसा नहीं बन रहा था। अब कहानी में नया टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि टिकटॉक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन बन चुकी थी। इतनी बड़ी व्यूअरशिप देखकर यूट्यूब ने भी अपने पास शॉर्ट्स फीचर लॉन्च कर दिया। अब यहाँ तो मोनेटाइजेशन भी ऑन थी, यानी डॉलर मिलना थे, और टिकटॉक जैसी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। बस फिर क्या, फाइनली टिकटॉकर्स यूट्यूबर बन गए। जब आपने माइग्रेट किया टिकटॉक से यूट्यूब पे, तो आपने कंटेंट नेचर भी पूरी आप माइग्रेट करके ले गए। आपने उसको यूट्यूब की तरह नहीं चलाया, बट इवेंचुअली उनके साथ ऑडियंस भी आई, तो ऑडियंस ने उस पर धड़ाधड़ व्यूज भी आने शुरू हो गए। तो उन्होंने ना वो लोगों ने हमारी ऑडियंस को किल किया, ना हमारी ऑडियंस कहीं गई है। वो एक नई ऑडियंस थी जो आई, और वही ऑडियंस की अब मार्केट में डिमांड है। और जब एक कोई पीछे बैठा शख्स जब यूट्यूब को देखता है तो वो अपनी जजमेंट व्यूज और सब्सक्राइबर पे देता है कि यार ये ज्यादा है तो शायद ये एक बड़ा यूट्यूबर है, या यही कंटेंट चलता है। मगर ठहरिए, आप जानते हैं ना यूट्यूब पर शॉर्ट्स में ज्यादा डॉलर नहीं बनते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का है। 15 सेकंड की वीडियोस बनाने वालों ने सर पकड़ लिए कि लॉन्ग कंटेंट कैसे बना है भाई, क्योंकि जो कुछ उनके पास था वो 15 सेकंड में ही दिखा सकते थे। ऊपर से दौर भी कोविड का था। ये लोग बंद कमरे की दीवारों पर सर मारे जा रहे थे कि कराची के एक टिकटॉकर को ख्याल आया, क्यों ना बंद कमरा ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक इस बच्चे ने सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया। बात सेकंड से मिनट्स में आ गई। यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म का पेट भी भर गया, मगर देखेगा कौन? सिंपल, टिकटॉक पर जो व्यूअरशिप मौजूद थी इन क्रिएटर के पीछे पीछे यूट्यूब पर आ चुकी थी। मतलब साफ यूट्यूब को टिकटॉकर की व्यूअरशिप मिल गई थी। एल्गोरिदम ने मुआज सफदर को सपोर्ट किया, और फिर उसकी फैमिली ने भी। मैं बोलता था कि क्या करूं मैं, मतलब कैसे करूं, क्यों करूं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि यार जब हम लोग इतने अच्छे तरीके से घर में रह रहे हैं, तो जो लोगों के घर में लड़ाई है, जो लोगों के घर में झगड़े हैं, तो क्यों ना मैं उनको ये शो करा के बोलूं कि भाई तुम भी ऐसे रह सकते हो। वायरस फैलना शुरू हो गया। जिसके पास जो था वो दिखाने लगा। कोई घर दिखा रहा था, कोई देहात, कोई गाड़ी और कोई फैमिली। मैं फिर वाजे कर दूं, मुझे फैमिली दिखाने से प्रॉब्लम नहीं है। एतराज क्या है अब आपके सामने आएगा।
आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी क्लियर कर दूं कि ये सब देखने वाली ऑडियंस का एज ग्रुप 5 से 15 साल था, और हां, घरेलू खवातीन और बच्चे भी, और पाकिस्तान में ज्यादा नंबर इन्हीं का ही है। बहरहाल अब कोसी किस्मत को कि ये फैमिली व्लॉगिंग का कल्चर भी ट्रैवल करता हुआ पंजाब पहुंच गया। एक टाइम था जब आपकी इंडस्ट्री ने मूव किया कराची से लाहौर, फिल्म इंडस्ट्री ने, वो लॉलीवुड बन गई, और उसके बाद फिर वहां पे आपको वहां का कल्चर नजर आना शुरू हुआ। फिर इसी तरह एक आपका जो है ना एक शिफ्ट आया आपका ड्रामा इंडस्ट्री का, जो ड्रामा इंडस्ट्री उठ के आपकी पंजाब रीजन चली गई। और एग्जैक्टली यही चीज हुआ। जब तक यहाँ तक आप यहाँ के क्रिएटर्स को देखते थे तो उनको पता था कि भाई आवाम में भी निकलना है और चीजें होती हैं, 10 चीजें होती हैं, बट जब वो मासिस में चले आता है, एक आम आदमी के हाथ लग जाता है, तो वो उसकी जो अटेम्प्ट्स होती हैं बड़ी एग्रेसिव होती हैं। मजे की बात है कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पंजाब साइड्स के हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं। अब यहाँ वो लड़कियां जो अच्छा खासा कंटेंट बनाया करती थीं, कभी कॉमेडी स्किट, कभी सिंगिंग, और कभी किसी ना किसी चैनल पर हमदो सना भी किया करती थी माशाल्लाह, 2 जनवरी 2021 को वो बन गई सिस्टरलॉजी। सिस्टरलॉजी बनने के ठीक 9 माह बाद पैदा होती है एक बच्चा। डकी भाई ने भी कैमरा फेंका, फोन उठाया, हाथ घुमाया और माल बनाया, लेकिन पहले रोस्टिंग से तौबा करके 2 माह का ब्रेक लिया और फिर 9 फरवरी 2022 को पहला व्लॉग पब्लिश किया। तो को बता रहा हूँ, मेन चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब रोस्टिंग किसी देने का नहीं अगर मौका मिल रहा है तो फिर व्लॉग ही बना ले। मैं तो देखकर हैरान रह गया जो कुछ उस व्लॉग में था। नंबर 1 अब्यूसिव लैंग्वेज, नंबर 2 वल्गैरिटी, पता नहीं हम जिस परस्ती टाइप कुछ दिखा रहे थे मुझे तो समझ भी नहीं आया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसा, गाड़ी, बंगला, यानी अपनी लग्जरी लाइफ शो करना। हमारा एक सब्जेक्ट था मीडिया एथिक्स। वो सब्जेक्ट दिखने में बड़ा बोरिंग था जब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, बट वो सब्जेक्ट आज तक हमारे साथ लगा हुआ है और वो कहीं नहीं जाता। वो हमारे पीछे लगा हुआ है कि आपको पता होना चाहिए क्या दिखाना है, कब दिखाना है और क्यों दिखाना है। सो जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो ना तो आप ये चीजें अटेम्प्ट करते हो। जब आप हो जाते हो इररिस्पॉन्सिबल, सो आप हर तरह की अश्लील चीजें आप अटेम्प्ट भी करोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पब्लिक में मास्क लगा के घूमोगे, मैं नहीं मास्क लगा के घूमता, मैं बाइक पे भी जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में भी आता हूँ। मुझे पता मुझे कोई रोकेगा तो सलाम करेगा, गाली नहीं देगा। और जिनको ये डर होता है वही मुंह छुपाएंगे, वही छुप छुप के निकलेंगे। उनको नहीं, उनकी कोई प्राइवेसी, आई मीन वो दिखने में तो प्राइवेसी हर जगह पे रिवील की होगी, मगर वो पब्लिक में नहीं जाएंगे। मेरी प्राइवेट लाइफ का किसी को नहीं पता, मगर मैं पब्लिक में जा सकता हूँ। तो जो हमारे जो खून लगा हुआ है ना, हमारे जबान पे इज्जत का खून लगा हुआ है, तो वो हम नहीं जाने देते। अब बात को जरा समझिएगा आप। चूंकि टिकटॉकर्स के यूट्यूब पर आने की वजह से ऑडियंस भी यूट्यूब पर आ चुकी थी, जिसे कैश कराया एक एक करके फैमिली व्लॉगिंग शुरू करने वालों ने। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ना, लग्जरी लाइफ शो ऑफ करना, महंगा खाना, ब्रांडेड पहनना, दुबई के ट्रिप वगैरह वगैरह, ये इन फैमिली व्लॉगर्स का यूएसपी था, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्योंकि देखें, हर मिडिल क्लास बिलखुसूस कच्ची उम्र के बच्चों का ख्वाब होता है ऐसी लग्जरी लाइफ गुजारना, लेकिन इन लोगों ने ये प्रिटेंड किया कि ये लग्जरी लाइफ उन्हें कुछ ना करके हासिल हुई है। बच्चों ने आइडियलाइज कर लिया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कराची बेस्ड जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से रिचेस्ट यूट्यूबर हैं। अच्छा, रिचेस्ट, बट आपको नहीं पता क्योंकि वो कभी शो ऑफ करना ही नहीं चाहते, तो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है आप उनके झांक ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी इतनी रखी हुई है। तो जब आप प्राइवेसी नहीं रखते हो तो आप हर चीज ही दिखाएंगे कि आपने अब ये गाड़ी ले ली या आपने फलाना जगह। अरे भाई, जहां पे तुमने खाना खाया था वहां पे हम लंच डिनर सब कर चुके हैं। मैंने फैमिली व्लॉगिंग इसलिए नहीं शुरू की क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी माइंडफुल था कि ये मुझे प्राइवेट रखनी है, जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली नहीं थी। एंड माइंड यू, फैमिली मीन्स मैन विमेन बोथ, लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें थी। जैसे मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे वीडियो से इलाके का तो अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मेरी घर की लोकेशन पता ना चले। ये मेरी पूरी कोशिश होती थी पहले दिन से। शुरू में मैं गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में ज़्यादा केयरफुल नहीं होता था, लेकिन आगे जाके मैंने ये भी कोशिश करना शुरू कर दिया कि मेरी वीडियोस में गाड़ी का नंबर प्लेट ना नज़र आए। तो इट्स जस्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो मुझे प्राइवेट रखनी थी। कराची की सबसे पहली i8 BMW वो गजनफर के घर पे खड़ी हुई थी। हम रात को चलाते भी थे, घूमते भी थे, मगर कभी हमने अपनी वीडियो में नहीं ली, क्योंकि हमें लगता था कि नहीं यार बहुत ज्यादा शो ऑफ हो जाएगा। जबकि वही गाड़ी एक क्रिएटर ने ली 5-6 साल के बाद और उसका पूरा व्लॉग बना।
तो आप आवाम को कॉम्प्लेक्स में डालते हो एक्चुअली। इसे और तफसील से बताता हूं, लेकिन पहले जरा एक और एंट्री करा दें। YouTube पर फैमिली व्लॉगिंग की दुनिया में 16 मार्च 2023 को एक और नौमौलूद का जन्म होता है। पहला व्लॉग है, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। इन साहब के व्लॉग्स जब मैंने देखे तो मुझे डकी और रजब में कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। ये जितने भी बड़े नंबर्स वाले व्लॉगर्स हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, वही लाइफ स्टाइल शो करना। जाहिर सी बात है, एक शख्स है जिसकी लड़की की शादी, उसको पता है कि 5 लाख में शादी हो जाएगी, मगर वो 5 लाख भी जमा नहीं कर पा रहा है, और वो लड़की भी बैठी हुई है और वो भी देख रही है कि यार हमारे पास अभी इतने अखराजात नहीं है कि हम शादी की डेट दे दें। और दूसरी जगह वो देख रहा है, अच्छा यार फलाना के तो लिफाफे में इतना एक बंदे ने रख के दे दिए, तो वो अगर दे भी दिए तो आप अपने पास रख लो यार, हमें भी कभी कभार ईदियाँ अच्छी मिल जाती हैं, मगर वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना देख लें जो बड़े देख के कॉम्प्लेक्स में आ जाए। इवन कभी कभार बकरीद का सीजन होता तो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ जानवरों की, मुझे शौक भी है, तो कभी मैंने अपने जानवर के प्राइस नहीं बताए। लोग हमेशा पूछते हैं प्राइस, मैंने बोला नहीं, मैं प्राइस नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि यार हो सकता है कि कोई अमाउंट मेरे लिए नॉर्मल हो, मगर किसी के लिए वो ख्वाब हो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। आई थिंक इसमें फैमिली व्लॉगर्स का इतना कसूर नहीं है, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा बन गया है कि अमीर आदमी की ज़्यादा इज्जत होती है, उसके बारे में ज़्यादा लोग क्यूरियस होते हैं। और आप भी यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपके सामने 2 वीडियोज़ आती हैं, मैंने दाल चावल खाया या मैंने कोई 2-2.5 लाख रुपए की कोई फैंसी चीज़ खाई, तो आपको भी पता है कि ज़्यादा क्लिक्स किस पे आएंगे। क्योंकि एक आम आदमी जब यूट्यूब खोल रहा है तो उसको नॉवल एक्सपीरियंसेस जानने हैं। वो नॉवल एक्सपीरियंस, दाल चावल तो वो रोज़ खा रहा है, लेकिन ये क्या होता होगा 2.5 लाख के खाने में, ये मुझे देखने का बड़ा इश्तियाक है, तो वो देखेगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो ऑडियंस जो टिकटॉक पर क्रिएटर बन गई थी और कुछ भी करके व्यूज लेकर खुश हो रही थी, जब यूट्यूब पर आई और ब्लॉगिंग में इन लोगों का सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ स्टाइल देखा, तो उन्हें लगा कि वो भी ऐसी वीडियोस बनाकर बहुत कुछ कमा सकते हैं। हत्ता कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कमाने नहीं, गंवाने जा रहे हैं। लोगों ने देखा, अच्छा फलाना भाई जो है ना इतने मिलियन आ रहे हैं, ये इसका इस तरह का कंटेंट है, तो इसी तरह का कंटेंट हम भी बनाते हैं। एक आ गया भाभी रिवील करता हूँ, अभी मैंने रिसेंट देखा, भाभी रिवील करूंगा अगर आप इतने लाइक्स दे देंगे, मतलब, और उसके व्यूज आ गए, उसके व्यूज परफेक्ट आए यूट्यूब पर। हाँ, लोगों ने मीम्स भले बनाया, मगर उसका मकसद हो गया। अब वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको भाभी दिखाने वाला। भाई फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। और सोने पे सुहागा, ये फैमिली व्लॉगर्स व्यूअर्स को बाकायदा तरगीब दे रहे थे कि पढ़ने लिखने के बजाय यही सब करें और बंगला गाड़ी बनाएं। एजुकेशन इज अ स्कैम इन पाकिस्तान। हर बंदा व्लॉग कर रहा है, मतलब जब से मैं आया हूँ, जब से भाई कर रहा है व्लॉगिंग, ये तो यूट्यूब पे नहीं है, मिनिमम से मिनिमम हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दिए। ब्रो मेरी क्लास में अभी तक एक भी बंदा नहीं है जो सक्सेसफुल हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बल्कि बाकायदा ऐसी मीम शेयर की जा रही थी जिससे पढ़ने लिखने वाला बच्चा और डिमोटिवेट हो। Actually, when something is free, you are the product. करोड़ों की आबादी है यार इस मुल्क में, ऐसी प्रोडक्ट्स की तो कोई कमी नहीं है। जिन खवातीन को कभी आसमान ने भी नहीं देखा था, अब उन्हें पूरी दुनिया देख रही थी। अगर आप हमारी 90s की और अर्ली 2000s की टेलीविजन प्रोग्रामिंग देखें तो जो ड्रामे लगते थे सुबह 10, 11, 12 बजे के दरमियान, वो होते थे हाउसवाइफ्स के लिए। अब क्योंकि हर हाउसवाइफ के पास मोबाइल है, मोबाइल को एक्सेस है, हाई स्पीड इंटरनेट को सस्ते दामों में एक्सेस है, तो वो रादर देन के वो ड्रामे देखें, वो साथ ये कंटेंट भी कंज्यूम करना शुरू हो गए। क्यों? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल मोड़ पे ज़रूर होता है। कोई ये पछता रहा होता है कि मैं तालीम मुकम्मल कर लेता, कोई ये सोच रहा होता है मेरी शादी कहीं और हो गई होती, कोई ये सोच रहा होता है मेरे बच्चे ज़्यादा होते, कम होते, तो मेरी ज़िंदगी कैसे होती। ये सवाल इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। फिर जब आप स्क्रीन के ऊपर बार बार इन लोगों को देखते हो जो लार्जर देन लाइफ अनबिलीवेबल जिंदगियां जी रहे होते हैं, तो आपको देख के एक हसद भी होती है और एक ख्वाहिश भी पैदा होती है कि यार काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। और फिर किसी को लिमिट्स भी नहीं मालूम थी, एथिक्स नहीं पता थी। जब आप पढ़ लिख कर ये सब चीजें आते हो ना, तो वो एक अंदर का इंसान जो ना आपको फिर एफर्टलेस कंटेंट बनाने से रोकता है। तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर कॉमेडी स्किट्स की तरफ थे। अगर देखा जाए, लोग आजकल ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं फैमिली व्लॉगिंग पे, मेरे ख्याल से उनको कभी भी फैमिली
कंटेंट के अंदर आने से इशू नहीं था। अगर आप हमारी स्किट्स देखें तो उसके अंदर खाला के कैरेक्टर भी होते थे, वो हमने रियल ली हुई होती थी। कोई वाइफ है, कोई बहन है, तो हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते थे। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई फैमिली को दिखा रहे हो या इससे पैसे कमा रहे हो या वो कर रहे हो। जो ऑब्जेक्शन है ना लोगों को वो ये कि कंटेंट के अंदर क्या दिखा रहे हो। जो हमारे फैमिली व्लॉगर दोस्त भाई बच्चे बच्चियां बना रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी वो रिक्विजिट एजुकेशन नहीं हुई हुई, और क्योंकि अक्सर औकात अगर आप ये नोटिस करें वो उन खानदानों से हैं जो मिडिल क्लास के थे, और जब एकदम से वो पैसा आता है तो फिर वालिदैन भी उस काम में कूद पड़ते हैं। जाहिर है क्योंकि पैसे से जिंदगी बेहतर जरूर होती है, इसमें कोई शक दो राय नहीं। अगर आप रजब भट्ट की पॉडकास्ट उठा के देखें, उन्होंने की थी मुझे साहब का नाम भूल गया, उनके साथ पॉडकास्ट थी, काफ़ी लंबी उन्होंने की थी। उसके अंदर वो बताते हैं कि उनकी पहले 5,000 की नौकरी थी, 10,000 की थी, 18,000 की थी, और बड़े मुश्किल हालात थे। वालदा का एक्सीडेंट हो गया था, बाथरूम जाते हुए पैसे नहीं थे, मामू ने सपोर्ट किया, फिर करते करते आज माशाल्लाह करोड़ों रुपए हैं उसके पास बकौल उनके। तो जब ये पैसे आते हैं तो कोई पैसे की जिम्मेदारी नहीं सिखाता। जहां ये चीजें अब आपने देखा ना, जब क्लिक बेट और ये सब चीजें और एक दौड़ शुरू हो जाती है ना, तो फिर डेली आपको कोई सनसनी पैदा करनी होती है। क्योंकि लोग आपके चैनल पे क्यों आए, आपका ही ब्लॉग क्यों देखें? क्योंकि दिखा तो सभी फैमिली रहे हैं, शायद हम भी दिखा रहे हैं, बट किस तरह दिखा रहे हैं ये आजकल की रेस है। और फिर हर दूसरा यही समझने लगा कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करेगा और कमाएगा। मगर पब्लिक भी तो वही चीज करे ना जैसे आप हैं। लोगों ने तो ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दी। आपने बोला तो मैं कितनी दफा 1 करोड़ दफा बोला। सितम ये हुआ कि बच्चे ना सिर्फ ये सब देख रहे थे बल्कि उन्होंने वीडियोस बनाना भी शुरू कर दी। हमारी जीतों का नाम। अब जरा सोचिए, 10 से 12 साल का बच्चा दिन के 8 से 10 घंटे व्लॉगिंग में गुजारेगा तो एजुकेशन पर कब तवज्जो देगा? और वैसे भी वो एजुकेशन क्यों हासिल करेगा भाई? उसके माँ बाप भाई बहन खुश हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, बस नन्ना बच्चा कमाऊ पूत बन गया। तराजू वालिदैन के हाथ में था, एक पलड़े में एजुकेशन थी और दूसरे में डॉलर्स, मगर वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करने पर राजी हो गए। असली सवाल ये है कि 15 साल 14 साल के बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस कैसे है जो अनचेक्ड है, अनरेगुलेटेड है? कोई सवाल जवाब ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि फैमिली व्लॉगर से ज्यादा हमें कटहरे में खड़ा करना चाहिए वालिदैन को। खैर, इन डॉलर्स कमाते बच्चों को देखकर मजीद हजारों बच्चों ने भी यही सब ट्राई किया, मगर क्यों नाकाम होगा ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। उधर यूट्यूब पर फैमिली व्लॉगर्स के व्यूज कम हुए तो गांव देहात दिखाने वाले हों या टिकटॉक पर पहले रक्स की महफिल सजाने वाले, सबके टोटे वायरल होने लगे। लोगों ने तबसरा किया ये व्यूअरशिप लेने के लिए एक टेक्निक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। जरूर एक ख्वाहिश तो पैदा होती है अवाम के अंदर, बस मेरा भी दिल नहीं करता मेहनत करने का, ना ही कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसका भी करेगा कि वो अनथक किस्म की मेहनत करे और फिर रोजी रोटी कमाए। लेकिन जो चीज़ हमें रोकती है वो हलाल और हराम का फ़र्क रोकता है। फिर एक और चीज़ है, हमारे मुआशरे के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम हाइपर कैपिटलिज्म के अंदर चली गई है कि पैसा दिखा के पैसा खींचा जाता है और पैसे की बुनियाद पे हर चीज़ की जाती है, जिसकी वजह से हमारी सियासत भी तबाह होगी, हमारा मुआशरे की वैल्यूज भी तबाह होगी, हमारा कारोबार करने का अंदाज भी तबाह हो गया। और जो आपका सोशल मीडिया, स्पेशली ये डेली व्लॉगर्स हैं, ये सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, ये सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिम्टम है, बीमारी नहीं। इन लोगों को क्या पता कि वो जिस हंस की तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक फेक लाइफ बनाई है जिसे वो किसी रियलिटी शो की तरह पेश करते हैं। ये बिल्कुल ड्रामों का ऑल्टरनेट बन चुका है, क्योंकि रोज़ाना आपको एक ताल्लुक जुड़ गया है कि इनके साथ हम जुड़े हुए, आज क्या हुआ होगा। ये जो क्यूरियोसिटी है ना, मतलब इसी वजह से डेली सोप भी चलते थे, वही किरदार हैं अब आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि दे आर मोर बेस्ड ऑन रियलिटी। आपको पता है कोई किरदार प्ले नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा। आपको लगता है कि असल ज़िंदगी है, असल ही इसमें आपस में ये लोग इस तरह रहते हैं, तो लोगों का एक कनेक्शन बन जाता है।
तो मेरे ख्याल से तो लोग इस वजह से देखते हैं। रफ्तार के एक व्यूअर ने बड़ी अजीब कहानी सुनाई। उनके करीबी एक नौजवान की शादी को अभी 4 से 5 महीने ही हुए थे कि घर में झगड़े बढ़ने लगे। बीवी का शौहर से गिला रहता था कि वो रोज बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाता, उनके पास गाड़ी नहीं है, वो रोजाना घुमाने नहीं ले जाते। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। झगड़े बढ़ते रहे और डिवोर्स हो गई। मगर लड़की की अपने शौहर से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों थी? क्योंकि वो फैमिली व्लॉगर्स की बहुत बड़ी फैन थी और वैसी ही लाइफ स्टाइल एक्सपेक्ट कर रही थी। जो मेजॉरिटी देखना चाह रही है, जिस चीज़ की डिमांड है, कोई ना कोई तो वो सप्लाई करेगा और उसको मोनेटाइज करेगा। फॉर एग्जांपल, हम आज यहाँ पे कह सकते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लगता हो कि शुगर बहुत हेल्दी चीज़ है। हम सबको पता है शुगर से नुकसान होता है, शुगर खाना ख़राब है। तो हम एक तरीका ये है कि हम पूरी दुनिया में निकल जाएं तलवार लेके कि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में शुगर डाल रही है उसको बंद करो, या फिर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें। तो आई थिंक यही चीज़ यहाँ पे भी फिट बैठती है। अगर डेली करोड़ों लोगों को फैमिली व्लॉग्स देखने हैं तो करोड़ों लोग गलत हैं या फिर हमारा माशरा ऐसा है, क्योंकि जब तक डिमांड है कोई ना कोई तो उसकी सप्लाई कर ही देगा। तो मेरा ये ख्याल है, मैं किसी को कुछ नहीं होता बोलने वाला कि आप ये बनाओ ये नहीं बनाओ। मैं डिवोर्स की जिम्मेदारी हरगिज फैमिली व्लॉगर्स पर आयद नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको बताऊं कि फैमिली व्लॉगर्स जैसी झूठी जिंदगी आप नहीं गुजार सकते। यार, हम मिडिल क्लास लोग तो चादर से मुंह ढकते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढकते हैं तो मुंह छुप नहीं पाता। हमें ऐसे ही खुश रहना सीखना होगा। सितारों को दूर से चमकता हुआ देखिए, सितारा बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं। सर्वे में मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे फैमिली व्लॉगर्स बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बजाय के पढ़ लिख कर मुल्क संभालने के। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वो माहौल जरा कुछ ज्यादा संजीदा हो गया था, इसलिए मुन्ना भैया से काम चलाना पड़ा। लेकिन हकीकत यही है, अपने बच्चों का ध्यान आपको इन सब ऊट पटांग चीजों से हटाना होगा। अपने बच्चों को समझाइए कि फैमिली व्लॉगर्स दरअसल कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। ये कैमरे के सामने जैसे खुद को बेचते हैं, कैमरे के पीछे शदीद स्ट्रेस में रहते हैं। इतने ज्यादातर जो आप डेली व्लॉगर कोट कर रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ और इत्तेफाक से वो अगर आप पर्सनली मिले तो बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम बोलते हैं यार ये कैमरा खुलते ही क्या हो जाता है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेस नजर आता है और वो स्ट्रेस है आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आपने खुद ही डाल दी है। वो ये है कि भाई डेली डे एंड पे व्लॉग अपलोड होना है, तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट तो है ही ना यार, जो भी है। आप ड्रेन हुए होते हो, आपका दिमाग खराब हुआ होता है, आप कोई और काम, आपके उस माइंड में उस और चीजें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी अब आपको लोगों को तो ये नहीं कहा यार मेरे माइंड में ये चीज चल रहा है तो आज हल्का हेमोलॉजी होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो गैदर किस तरह करूं, क्या क्या ऐसी चीज हो जो पिछले वाले में नहीं थी इसमें, तो वो आपको एक मुश्किल जॉब तो है। मेरे लिए एफर्टलेस मैं कहता हूं उसको, क्योंकि आपने खाली कैमरा उठाया, ठक 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 और कट्स लगा के आपने डाल दिया, तो भाई ये तमाम स्ट्रेस नजर आता है। अब आपको हैरान कर देने वाली एक बात बताता हूं। ये जो पहला अमरीकी व्लॉगर था ना, शकाल बटलर, आप उसकी लेटेस्ट वीडियोस के व्यूज चेक कीजिए, ओल्ड भी चेक कर लीजिएगा। वहां के लोगों ने अब उसे देखना छोड़ दिया है। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग अब वहां लोगों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पाकिस्तान में गुर्बत ज्यादा है और लोगों के ख्वाब बड़े हैं, तो रोज ऐसी वीडियोस देखी जाती हैं। रोज मुंह से लाल टपकती है, बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनने के ख्वाब रोज आते हैं और फिर आंख खुल जाती है। मेरे दोस्त, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब आंख बंद तो हो मगर खुले नहीं, कुछ कर लो, कोई स्किल सीख लो, अपनी जिंदगी में जो बेस्ट कर सकते हो उससे कमाओ और खुश रहना सीखो। देखो, ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि जो आपका पैशन है आप उसे प्रोफेशन बना लें। अगर आप रिसेंटली भी देखें तो डकी भाई ने कहा था वीलॉगिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में भी साल तक खत्म हो जाएगा, फिर एक नया ट्रेंड आएगा सोशल मीडिया का। तो इस वजह से वीलॉगिंग मसला नहीं है। एक्चुअल मसला ये है कि हमारा मुआशरा जिस तरह की चीजें कंज्यूम करना चाह रहा है, यानी कि एक बच्चा है, उसका वजन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैंने दिन में 3 दफा पिज्जा ही खाना है। ये जो ख्वाहिश है उसकी पिज्जा खाने की, ये आ कहां से रही है? इसको जब आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके पीछे सरकार की फेल्ड एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में अगर देखें, प्राइवेट इदारे निकाल के जो चंद है, और उनका एक्सेस भी चंद लोगों को होता है पूरे मुआशरे के, अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो सरकारी एजुकेशनल निज़ाम नहीं कॉम्पिटेंट, वो नहीं कॉम्पिटेंट लोग प्रोड्यूस कर पा रहा, उनको नौकरियां नहीं दिलवा पा रहा। लाखों बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ डिग्रियां लेके सड़कों पर रुल रहे होते हैं।
हम जब अपने दफातर के लिए हायरिंग कर रहे होते हैं तो सीवीओ की लाइन लग जाती है और दुख होता है बच्चों को जब आप मोड़ रहे होते हो। हंस की चाल मत चलो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का कोई फायदा नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अपने हाल में जियो और उसी में खुश रहना सीखो। किसी मसनूई जिंदगी से खुद को कंपेयर करके एहसास कमतरी का शिकार मत हो। दूसरी बात याद रखिए, वो कंटेंट देखना जरूरी होता है जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। बेमानी और लायानी वीडियोस को अपनी जिंदगी से माइनस कर दीजिए यार। मैंने ऑपरेशन कर दिया, वक्त पर दवा लेना और अपने बच्चों को देना आपका काम है। बचिए और दूसरों को भी बचाइए।